नमः संस्कृताय मित्रों, आप ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने वर्ड विचार पर चर्चा करूंगा। तो आइए हम वर्ड पर चर्चा करते हैं। वर्ड की परिभाषा हमने कल ही क्या कर लिया था, बता दिया था, कल ही पढ़ लिया था। तो आज हम देखते हैं वर्ड कितने प्रकार के होते हैं। वर्ड कितने प्रकार के होते हैं। तो वर्ड हमारे संस्कृत व्याकरण में कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। संस्कृत व्याकरण में वर्ड कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? स्वर। पहला क्या होता है? स्वर। स्वर का दूसरा भी नाम होता है अच। स्वर को हम अच भी कहते हैं। और दूसरा प्रकार क्या होता है? दूसरा प्रकार होता है व्यंजन। दूसरा प्रकार क्या होता है? व्यंजन। व्यंजन को हम हल भी कहते हैं। स्वर को हम अच क्यों कहते हैं? क्योंकि जो स्वर हैं वो अच प्रत्याहार में समाहित होते हैं, इसलिए हम स्वर को अच भी कहते हैं। और व्यंजन को हल क्यों कहते हैं? व्यंजन को हम हल इसलिए कहते हैं क्योंकि जो हल प्रत्याहार होता है, प्रत्याहार के हल में सभी के सभी व्यंजन क्या होते हैं? समाहित होते हैं, इसीलिए हम व्यंजन को हल भी कहते हैं। तो आइए हम स्वर पर चर्चा करते हैं। स्वर की परिभाषा क्या होती है देखते हैं। स्वर की परिभाषा संस्कृत में स्वयं राजन्ते इति स्वर। स्वयं राजन्ते इति स्वर। इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है कि जो स्वयं से उच्चरित होते हैं उन्हीं को स्वर कहा जाता है। जो स्वयं से उच्चरित होते हैं, जो स्वयं से उच्चरित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। या हम इसकी दूसरी परिभाषा कर सकते हैं, वे वर्ण या वे ध्वनियां जिनका उच्चारण करने में हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उन्हें स्वर कहते हैं। जैसे कि हम लिख सकते हैं, वे वर्ण या ध्वनियां जिनका उच्चारण करने में हमें अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। तो आपकी ये भी परिभाषा सही है, आपकी ये भी परिभाषा सही है, और संस्कृत में आपकी परिभाषा ये स्वयं राजन्ते इति स्वर। तो इसका मतलब क्या होता है? जो स्वयं से उच्चरित होते हैं उन्हें स्वर कहा जाता है। और दूसरी परिभाषा क्या है? वे वर्ण या ध्वनियां जिनका उच्चारण करने में हमें अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उन्हें क्या कहते हैं? नहीं लेनी पड़ती है, स्वर कहलाते हैं। संस्कृत व्याकरण में स्वरों की संख्या 9 है। संस्कृत व्याकरण में स्वरों की संख्या 9 बताई गई है। कितनी बताई गई है? 9 बताई गई है। और वो 9 कौन कौन से होते हैं? आइए देखते हैं। 9 आइए देखते हैं। अ
ई उ री ली ए ओ ऐ औ। ये होते हैं 9 स्वर। देखिए जब हम बचपन में पढ़ते हैं तो ए के बाद ऐ आता है, लेकिन वो इनका क्रम नहीं होता है। इनका जो क्रम है, शुद्ध क्रम उनका यही है। क्या है? आ ई उ री ली ए ओ ऐ औ, ये क्रम होता है। ये क्रम हमें कहाँ पर दिया गया है? अष्टाध्यायी में, अष्टाध्यायी के माहेश्वर सूत्र में दिया गया है। पाणिनि महाराज ने हमें ये क्या किया है? यही क्रम दिया है। तो इसलिए हम संस्कृत में जो स्वरों का क्रम पढ़ते हैं वो ये क्रम होता है। तो हमारे स्वरों को 2 भागों में विभाजित कर दिया जाता है। हमारे स्वरों को कितने भागों में विभाजित कर दिया जाता है? 2 भागों में विभाजित किया जाता है। एक तो मूल स्वर, एक क्या होता है? मूल स्वर। मूल स्वर किसे कहते हैं? मूल स्वर किसे कहते हैं? वे स्वर जिन पे हमारी पूरी की पूरी वर्णमाला आधारित होती है या निर्धारित होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? मूल स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? वे स्वर जिन पर हमारी पूरी की पूरी वर्णमाला क्या होती है? निर्धारित होती है या आधारित होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं? मूल स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होगी? वे स्वर जिन पर हमारी पूरी वर्णमाला निर्धारित होती है, उसे हम क्या कहते हैं? मूल स्वर कहते हैं। मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? मूल स्वरों की संख्या 5 होती है। वो कौन कौन से होते हैं? चलिए ये देखिए, आ ई उ री और ली। पिछली वाली परीक्षा में हाई स्कूल में भी पूछा गया था, टेट में भी पूछा गया था, सुपर टेट में भी पूछा गया था। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं सिलेबस तो हाई स्कूल का भी है और टेट का भी है, मतलब हम एकेडमिक में भी इसे पढ़ सकते हैं और कंपटीशन में भी पढ़ सकते हैं। तो आप चाहे जिसमें भी आपको तैयारी करनी है आप सब में कर सकते हैं। तो सब में यही होता है कि मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। कौन कौन से होते हैं? आ ई उ री ली, ये होते हैं। इसके बाद दूसरा अखंड हमारा कौन सा है? हमने कहा 2 भागों में बांटा गया है, तो ये तो हमारा पहला भाग है। दूसरा भाग क्या है हमारा? दूसरा भाग है मिश्रित स्वर। दूसरा भाग हमारा क्या है? मिश्रित स्वर। तो हमें आशा है कि आप लोग क्या इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। हम इसे साफ करते हैं, फिर लिखते हैं कि मिश्रित स्वर किसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं मिश्रित स्वर किसे कहते हैं। मिश्रित स्वर या इसी को हम संयुक्त स्वर भी कह सकते हैं। संयुक्त स्वर, मिश्रित स्वर या संयुक्त स्वर। तो अब इसे किसे कहते हैं? वे स्वर जो एक से अधिक स्वरों से मिलकर बने होते हैं। स्वरों से मिलकर बने होते हैं, संयुक्त स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संयुक्त स्वर कहलाते हैं। संयुक्त का मतलब क्या होता है? संयुक्त का मतलब ये होता है जुड़ना या मिलना। तो जब संयुक्त का मतलब ही होता है मिलना या जुड़ना,
तो उसकी परिभाषा भी उसी आधार पर बनती है। वे स्वर जो एक से अधिक स्वरों से मिलकर बने होते हैं उन्हें संयुक्त स्वर कहा जाता है। इनकी संख्या कितनी है? संस्कृत में इनकी संख्या, हमारी वर्णमाला में इनकी संख्या कितनी है? 4। वर्णमाला में संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है? 4 है। वो कौन कौन से हैं? ए, ओ, ऐ, औ। ये चारों हमारे क्या कहलाते हैं? संयुक्त स्वर कहलाते हैं। अब ये संयुक्त स्वर क्यों कहलाते हैं, आइए इनका विश्लेषण करके देखा जाए, इन पर चर्चा करके देखा जाए। तो हमारा जो ए होता है वो आ प्लस ई के संयोग से बनता है, इसीलिए इसको संयुक्त स्वर कहा जाता है। अब हमारा ओ क्यों संयुक्त स्वर कहलाता है? हमारा ओ आ प्लस ऊ के संयोग से बनता है, इसलिए हम ओ को संयुक्त स्वर कहते हैं। अब हमारा जो ए है ये संयुक्त स्वर क्यों कहलाता है? तो इसे भी देखते हैं। आ प्लस ए, आ और ए जब मिलते हैं, संयुक्त होते हैं, तब जाके हमारे ए का निर्माण होता है, इसीलिए ए को भी हम क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर कहते हैं। इसी तरह से हमारा औ है, औ देखते हैं किन किन के संयोग से बनता है। आ प्लस ओ के संयोग से हमारा क्या बनता है? अ बनता है। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए किस तरह से संयुक्त स्वर और या मिश्रित स्वर इन्हें कहा जाता है। ए आ प्लस ई के संयोग से बनता है, ओ किससे बनता है? आ प्लस ऊ के संयोग से बनता है, और ऐ किन से बनता है? ऐ आ प्लस ए के संयोग से बनता है, और जो औ है ये औ आ प्लस ओ के संयोग से बनता है। तो यहाँ तक हो गया। अब देखते हैं हमारे स्वरों को कितने प्रकार से विभाजित किया गया है। ये तो हमारे दो प्रकार से विभाजित हैं, दो तरीके से मिलकर हमारे स्वर बने हुए हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे स्वर कितने प्रकार के होते हैं। अगर पूछे स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो अब हम देखते हैं कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। आइए स्वर के प्रकार। स्वर के प्रकार, तो संस्कृत वर्णमाला में स्वर के 3 प्रकार होते हैं। संस्कृत वर्णमाला में स्वर के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं, या 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आइए देखिए। पहला है ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर। दूसरा क्या है? दूसरा है दीर्घ स्वर। और तीसरा क्या है? यहाँ तक तो सबको पता है कि ह्रस्व स्वर होता है, दीर्घ स्वर होता है, लेकिन जो लोग बहुत पहले ही हाई स्कूल के बेस से नीचे ही क्या करते हैं, संस्कृत छोड़ देते हैं, उनको हाँ आगे नहीं समझ में आता है। तो ये क्या होता है? प्लुत स्वर होता है। तीसरा प्रकार क्या होता है? प्लुत स्वर होता है। तो इनको पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहूंगा। यहाँ पे मात्रा काल किसे कहते हैं? मात्रा काल किसे कहते हैं? तो मात्रा काल किसे कहते हैं? इसका जानना भी जरूरी है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब आप स्वरों को पढ़ेंगे तो स्वरों की परिभाषा बनाने में इन मात्रा कालों का क्या होता है? बहुत बड़ा योगदान होता है। तो चलिए मात्रा काल पहले देख लेते हैं कि मात्रा काल किसे कहते हैं। तो हमारी पलक को झपकने में लगे समय को एक मात्रा काल कहा जाता है।
समझ में आ गया आप लोगों को? एक मात्रा काल किसे कहते हैं? हमारे पलक को झपकने में लगे समय को एक मात्रा काल कहा जाता है। मतलब जब हम अपनी आंख को एक बार झपकाते हैं, वही जो हमारी पलक झपकती है उसमें जो समय लगता है उसी को हम क्या कहते हैं? एक मात्रा काल कहते हैं। तो आइए देखिए, ये हो गया हमारा मात्रा काल हो गया। तो अब ये जो स्वर है ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर के अन्य नाम भी हैं। ह्रस्व स्वर के क्या है? अन्य नाम भी हैं। जैसे ह्रस्व स्वर को हम क्या कहते हैं? लघु स्वर भी कहते हैं। ह्रस्व स्वर को हम क्या कहते हैं? लघु स्वर भी कहते हैं। ह्रस्व स्वर को हम मूल स्वर भी कहते हैं। ह्रस्व स्वर को ही हम एक मात्रिक स्वर कहते हैं। एक मात्रिक स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर को ही हम ह्रस्व स्वर को ही हम पूर्ण स्वर भी कहते हैं। तो इस तरह से हमें किसी भी नाम से ये मिल सकता है कि ह्रस्व स्वर या लघु स्वर, मूल स्वर, एक मात्रिक स्वर या पूर्ण स्वर किसे कहते हैं या फिर इनकी संख्या कितनी होती है। तो आइए फिर इसके बाद देखते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर को ही हम क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर को ही हम क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर भी कहते हैं, मिश्रित स्वर भी कहते हैं, मिश्रित स्वर भी कहते हैं, संयुक्त स्वर भी कहते हैं और इसी को हम द्विमात्रिक भी कहते हैं। द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। तो ये किसी भी नाम से पूछा जा सकता है। तो अगला हमारा क्या है? प्लुत स्वर है। अगला हमारा क्या है? प्लुत स्वर है। अब प्लुत स्वर देख लें क्या होता है। प्लुत स्वर को त्रैमात्रिक स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रय, या तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं या इस तरह से भी लिख सकते हैं, त्रैमात्रिक। तो ज्यादा सुटेबल में कैसे पड़ेगा कि हम कैसे लिखें इसे? त्रैमात्रिक स्वर। तो ये तो रहा कि इन्हें अन्य किन नामों से जाना जाता है। स्वर तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। इनके अन्य नाम जो होते हैं उनको भी हमने बता दिया। तो अब हम किस पॉइंट पर चर्चा करेंगे? अपने ह्रस्व स्वर पर चर्चा करेंगे सबसे पहले। तो बस बच्चों आज के लिए इतना ही। हम अगली वीडियो में आपको क्या करेंगे? ह्रस्व स्वर या सभी स्वरों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।